हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछा जाता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये। तो आइए समझते हैं ये प्रश्न कौन सा है। ये प्रश्न है धारा मापी। प्रश्न आता है धारा मापी किसे कहते हैं, धारा मापी के प्रकार बताइए और इसमें से किसी एक का निलंबित कुंडली धारा मापी या चल कुंडली धारा मापी क्या है, चल कुंडली धारा मापी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और उसमें से निलंबित कुंडली धारा मापी या कीलकित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ज्यादातर इस पे निलंबित कुंडली धारा मापी पूछी जाती है। निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत कार्य विधि समझाइए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको धारा मापी से संबंधित सभी जितने भी प्रश्न पूछे जाते वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धारा मापी क्या है। धारा मापी, धारा मापी वह उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। धारा मापी क्या है? धारा मापी वह उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके। और धारा मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रक्षेप धारा मापी। नंबर एक क्या है? प्रक्षेप धारा मापी। इस धारा मापी का उपयोग परिपथ में प्रवाहित क्षणिक धारा अथवा आवेश प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। जो प्रक्षेप धारा मापी इसका प्रयोग किसी परिपथ में प्रवाहित क्षणिक धारा से मतलब है कि ऐसी धारा जो बहुत ही अल्प समय के लिए प्रवाहित होती है, तो क्षणिक धारा अथवा आवेश प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। ओके। और दूसरा क्या? रुद्ध दोलन धारा मापी। रुद्ध दोलन धारा मापी, इस धारा मापी का प्रयोग मुख्यतः धारा मापन के लिए किया जाता है। रुद्ध दोलन धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक चल कुंडली धारा मापी और दूसरा चल चुंबक धारा मापी। ओके। रुद्ध दोलन धारा मापी है जो वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, चल कुंडली धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। अब आइए चल कुंडली धारा मापी जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में वो चल कुंडली धारा मापी ही है। आपको चल चुंबक धारा मापी नहीं पढ़ना है, केवल चल कुंडली धारा मापी पढ़ना है। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक निलंबित कुंडली धारा मापी और दो कीलकित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी। ओके। तो देखिए यहाँ धारा मापी जो है, पहले धारा मापी दो प्रकार के, प्रक्षेप धारा मापी, रुद्ध दोलन धारा मापी। ओके। और रुद्ध दोलन धारा मापी के दो प्रकार हैं, चल कुंडली धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। अब चल कुंडली धारा मापी आपके सिलेबस पे है, तो चल कुंडली धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी। ओके। अब आपको निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ना है। निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सचित्र वर्णन करेंगे, इसका सिद्धांत और इसकी कार्य विधि रचना सब समझना आपको। तो सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है। इस धारा मापी का सिद्धांत वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। यही इसका सिद्धांत है। ओके। अब इसकी रचना देखिए, इसकी रचना आप चित्र देख करके ही करेंगे। ओके। तो पहले इसका चित्र समझ लीजिए, फिर रचना बहुत ही आसान है इसकी।
ये है, ये इसका चित्र है। ओके, इसमें देखिए एक ये नर्म लोहे का क्रोड होता है, ये अंदर है जो ये नर्म लोहे का क्रोड है। ओके, और इसके चारों ओर ये एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और उसके चारों ओर ये तांबे के तार लगे हुए हैं। इस तरह से ये तांबे के तार के अनेक फेरे होते हैं ऐसे। ओके, और इसमें ये दो चुंबक होते हैं, अवतलाकार कटे हुए दो चुंबक हैं। ये दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है और ये चुंबक उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है। यहाँ पर दो चुंबक होते हैं और इसको जो कुंडली है, ये कुंडली है, इसको इस प्रकार से एक फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है। इस पर ये फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है यहाँ तक, और फास्फर ब्रांच की पत्ती पर इधर किनारे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है, और मरोड़ टोपी के साथ यहाँ पर एक टर्मिनल होता है T1, ये टर्मिनल T1 है। ओके, और दूसरे सिरे पर यहाँ एक स्प्रिंग के द्वारा टर्मिनल T2 दूसरा टर्मिनल होता है। ओके, और इसमें जो फास्फर ब्रांच की ये पत्ती है, इसमें एक समतल दर्पण लगा होता है। इस प्रकार से ये इसकी रचना है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित करते हैं, जो इस प्रकार होती हुई समतल दर्पण से होती हुई ऐसे स्प्रिंग से, और इधर टर्मिनल 2 से निकलती है इसमें धारा। ओके, जब टर्मिनल T1 से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में क्या होता है, बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ओके, बलाघूर्ण के कारण ये क्या हो जाती है, घूमने लगती है। तो कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो यहाँ एक समतल दर्पण लगा होता है, तो इस समतल दर्पण में पैमाने की सहायता से विक्षेप को पता लगा लेते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है। तो इसको थोड़ा सा भाषा आप इस प्रकार लिखेंगे, इसको समझ लीजिए रचना इसकी चित्र के अकॉर्डिंग। इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के पृथक्कृत तार के अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती से जुड़ा होता है। इस पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली दो अवतलाकार कटे स्थायी चुंबकों के बीच लटकी रहती है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के विक्षेप को पढ़ने के लिए फास्फर ब्रांच की पत्ती पर एक समतल दर्पण लगा होता है। यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा है जो कुंडली के विक्षेप को, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा जब टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं तो कुंडली कितना विक्षेपित होती है, ये विक्षेप पढ़ने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक समतल दर्पण लगा होता है। ओके, इस प्रकार से इसकी संरचना हो गई। जैसा चित्र है उसी प्रकार आपको संरचना लिख गई। अब इसकी कार्य विधि देखिए, इसकी कार्य विधि, माना कुंडली में फेरों की संख्या n है, कैपिटल N है। ये जो कुंडली है, माना इसमें तार के, जो तांबे के तार के फेरे होते हैं, तो माना फेरों की संख्या n है, और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कुंडली की जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल क्या है, a है। ओके, ये जो कुंडली बन रही है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। यदि कुंडली द्विचुंबकीय क्षेत्र में लटकी हो, कुंडली यहाँ पर चुंबकों के बीच में लटकी हुई है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b है। यदि कुंडली द्विचुंबकीय क्षेत्र में लटकी हो और कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो तो कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण, देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में उत्पन्न बलाघूर्ण, कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही टर्मिनल T1 से, तो कुंडली में बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। उसका मान कितना होगा, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पर जो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, समांतर होती है। तो कुंडली पर खींचा गया अभिलंब जो होता है
वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर इसमें क्या रहता है 90। तो जब 90 रख देंगे यहाँ तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ बराबर आ जाएगा NIAB। ओके, अब देखिए यदि संतुलन की स्थिति में फास्फर ब्रांच की पत्ती हाई कोण से विक्षेपित होती है। अब देखिए ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी और ये कुंडली घूमेगी तो ये पत्ती में ऐंठन होता है। ये पत्ती जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से ऐंठने लगती है, उसमें ऐंठन होता है। तो यदि अब देखिए जब ये ऐंठने लगती है, पत्ती ऐंठेगी इस तरह, अगर ऐसे ऐंठेगी तो ये कुंडली क्या करेगी, ये कुंडली इस तरफ को घूमेगी। तार जैसे जो फास्फर ब्रांच की पत्ती इसमें ऐंठन होता है, तो कुंडली में उत्पन्न जो बल आघूर्ण है वो उसको विपरीत दिशा में इस तरह से घुमाता है। ओके, तो संतुलन की स्थिति में फास्फर ब्रांच की पत्ती हाई कोण से विक्षेपित होती है, तब मान लीजिए संतुलन की स्थिति में ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती में विक्षेप कितना है, कितना हाई कोण का विक्षेप है, तब प्रत्यानयन बल युग्म, तब उसमें क्या हो जाएगी, फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म टाउ, और वो किसके बराबर होता है, C फाई के बराबर। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यह फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन होता है, और मान लीजिए कि पत्ती में विक्षेप कितना है, हाई कोण से विक्षेपित हो जाती है। जब इस तरह से वो घूमेगी, मरोड़ होगा, उसमें ऐंठन होगी, तो उसमें विक्षेप मान लीजिए हाई कोण से, उसको हम यहाँ पर समतल दर्पण में पढ़ लेते हैं कि विक्षेप कितना है। तो मान लीजिए कि हाई कोण का विक्षेप है, तब प्रत्यानयन बल युग्म, यानी जो फास्फर ब्रांच की पत्ती में प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न होगा वो कितना होगा, टाउ बराबर C इंटू फाई, जहां C क्या है, कमानी का ऐंठन नीतांक है। ओके, और संतुलन की स्थिति में कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण और फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 से C फाई इक्वल किसके आ जाएगा, NIAB, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से I बराबर निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम I बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा C फाई अपान NAB। इस प्रकार से धारा I का मान आ जाएगा C फाई बटे NAB। अब चूंकि इसमें C बटे NAB ये नीतांक रहता है, C बटे NAB का मान नियत रहता है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, K इंटू फाई, और जहाँ K हमने किसको माना है, C अपान NAB, इतना भाग ये क्या रहता है, नियत रहता है, तो इसको K मान लेते हैं, तो I इक्वल क्या आ जाएगा, K फाई। तो यानी अब अगर हम नीतांक को हटाते तो प्रोपोर्शनल लगा देते, जिस प्रकार I प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई। इससे सिद्ध होता है कि कुंडली में प्रवाहित जो धारा है वो विक्षेप के, फास्फर ब्रांच की पत्ती में जो विक्षेप होता है उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और यहाँ के जो है, के को क्या कहते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ तक ये आता है, डेरिवेशन आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, धारा मापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये अलग से भी 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं, इसे IS से व्यक्त करते हैं। ओके, और IS बराबर क्या आ जाएगा, फाई बटे I। अब देखिए चूंकि I बराबर अभी क्या है, तो फार्मूला C अपान NAB, तो अगर यहाँ I इक्वल C फाई बटे NAB, यहाँ से अगर हम फाई निकालेंगे तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा NABI और बटे में आ जाएगा C। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे फाई की जगह NABI और बटे C, और ये नीचे रहेगा I, तो I से I कट जाएगा, तो धारा सुग्राहिता IS इक्वल क्या आ जाएगा, NAB बटे C। ओके,
और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, ये भी परिभाषा पूछी जाती है, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो उसी तरह ये भी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई तथा कुंडली के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के अनुपात को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे VS से व्यक्त करते हैं। ओके, और VS इक्वल क्या होता है, फाई अपान V। अब हम जानते हैं चूंकि ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है, IR होता है, तो VS बराबर फाई बटे IR इक्वल फाई बटे, अब I का मान देखिए, I इक्वल क्या आया था, I इक्वल आया था फार्मूला C फाई बटे NAB, वही यहाँ पर हम रख देंगे I की जगह C फाई बटे NAB, फाई से फाई कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगी इस तरह से, तो NAB बटे CR। और चूंकि IS धारा सुग्राहिता बराबर NAB बटे C, तो यहाँ NAB बटे C इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, IS, यानी वोल्टेज सुग्राहिता VS बराबर क्या आ जाएगी, IS धारा सुग्राहिता और बटे R। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर प्रश्न समझ में आ गया हो और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।